हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म विद्याकुल। आइए शुरुआत करते हैं, संगनाद करते हैं, आगाज करते हैं, आरंभ करते हैं आज की इस सेशन का। और आप थंबनेल पर इसे देख पा रहे होंगे मेरे बच्चों कि अध्याय 4 है। अध्याय 4 कौन सा अध्याय? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और आंकड़ों का, समंकों का, आप कह लें डेटा का प्रस्तुतिकरण किस तरह होता है। कक्षा 11 के हमारे प्यारे विद्यार्थियों, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंत में हम ये भी बताएंगे यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस रूप में बनते हैं। आइए हम अपने आंकड़ों को प्रेजेंट करने के ढंग को जाने, तरीकों को जाने। क्या होती है सारणीयन विधि, क्या होता है प्रस्तुतिकरण, और किस प्रकार से उसमें चित्र का, उसके रंग का, तालिका का, शीर्षक का क्या महत्व होता है और कैसे होता है। आइए संपूर्ण चर्चा हम लोग करने वाले, अंत तक बने रहें। और एक बार निवेदन है कि इसे शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप ये जानते हो कि इससे पहले आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का कलेक्शन, डेटा कलेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो सेशन ना देखा हो, क्लास ना देखी हो, आप जाकर के जरूर देख लें। आइए यहां पे हम लोग बात करेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होना चाहिए। आइए इन्हीं पे हम लोगों की पूरी चर्चा बेस रहने वाली है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये देखा डेटा प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो तालिका विधि, आरेख विधि, ठीक है, टेबुलेशन मेथड एंड डायग्राम। तो टेबल और डायग्राम से हम कैसे आंकड़ों को सही ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात नहीं होती कि आंकड़े मिल गए। आंकड़े हमको बिल्कुल प्योर नहीं मिलते। ठीक है, अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। परिष्कृत करना हमारा काम होता है, विद्यार्थी का काम होता है, और जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसका काम होता है। इसके लिए हम लोग इस संपूर्ण पाठ्यक्रम में क्या देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, आइए इस पर चर्चा करें। सबसे पहले तो देखें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये कैसे होता है, अर्थ क्या है। सारणीयन या तालिका विधि, टेबल विधि, तालिका विधि के प्रकार, किस प्रकार से एक गुणीय तालिका होती है, दो गुणों पर आधारित तालिका होती है, त्रिगुणीय तालिका होती है। ठीक है, इसको समझेंगे, जानेंगे। इसके बाद में तालिका विधि के प्रमुख अंग क्या हैं, तालिका विधि के प्रमुख अंग क्या है, उसमें शीर्षक क्या होता है, पंक्ति संख्या क्या होती है, सोर्स क्या होता है, ठीक है, स्रोत क्या होता है, टिप्पणी क्या होती है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, समझेंगे। फिर आज की ही क्लास में तालिका निर्माण की आवश्यक बातें ध्यान देनी है। उसके साथ साथ ये समंक का मतलब डेटा है, समंक कहो, डेटा कहो, चित्रों द्वारा या बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा कैसे होता है। आइए संपूर्ण बात हम लोग करने वाले हैं वन बाई वन। सबसे पहली बात है बेटा, सबसे पहली बात है कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है। क्या है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण? तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले आंकड़ों का संग्रह। सर्वप्रथम पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हो, तो फर्स्ट वर्क है आंकड़ों का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे जनसंख्या के आंकड़े, जब सेंसस निकाली जाती है तो टीचरों की, ठीक है, ड्यूटी लगा दी जाती है और वो कहते हैं कि भाई ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र आपका, रजिस्टर मेंटेन कीजिए। वृद्ध लोग कितने हैं, जन्मे बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, उनका साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, ये सारी चीजें उसमें डेटा में कैलकुलेट होती है। फिर बाद में इसको जो अपनी जहां से इसका सोर्स होता है वहां से अथॉरिटी बॉडी इसको प्रकाशित करती, पब्लिश करती है। ठीक है, 10 साल पे होने वाली जनगणना होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो आंकड़े हमको मिले, जिसने भी गणना की जनसंख्या की, वो परिष्कृत नहीं थे, प्योर नहीं थे, अपरिष्कृत आंकड़े थे। और परिष्कृत बनाने का काम बाद में वो अथॉरिटी करती है, वो बॉडी करती है, वो संस्था करती है, जो आंकड़ों को जातीय रूप में, आंकड़ों को वर्गों के रूप में, आंकड़ों को धर्म के रूप में, आंकड़ों को लिंगानुपात के रूप में, घनत्व के रूप में, सेक्स रेशियो के रूप में, साक्षरता दर के रूप में अलग अलग वर्गीकृत करती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे हम देखें कि जब हम लोग कोई पदार्थ जिसका उत्खनन होता है माइन से, तो वहां बहुत सारी विकृतियां भी होती हैं, जल भी होता है, कंकड़ भी होता है, बालू भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, बहुत कुछ मिक्सअप होता है खनिज में। लेकिन खनिज को जब परिष्कृत कर दिया जाता है तो सारी चीजें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, निकल जाती, और निकलने के बाद जो प्योर मिलता है वो परिष्कृत होता है।
चाहे तेल की बात कर लें, पेट्रोलियम की बात कर लें, मिट्टी का तेल, उसका जो है सब पॉइंट है, ठीक है, उत्पाद है, उप उत्पाद है। ऐसे ही अगर हम खनिज निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, तो बाद में वो स्टील बनता है, उससे पहले बहुत सारे मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो वो अपरिष्कृत रूप में होता है, परिष्कृत करने का काम बाद होता है, प्यूरिफिकेशन बाद में होता है। ऐसे आंकड़ों के साथ होता है, जब आंकड़े कलेक्शन होते तो अपरिष्कृत रूप होते, प्योर नहीं होता है। सरल और सुबोध तरीके प्रस्तुत करके ही उपयोगिता को बढ़ाया जाता है, उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। तो लोगों से भी जटिल आंकड़े को अधिक लोकप्रिय बनाया जाता है। जटिल आंकड़े लोकप्रिय बनाने का काम भी रिप्रेजेंटेशन करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो बात हो कि टेबुलेशन मेथड की, भाई टेबल बना करके करें, तालिका बना करके करें, ऐसे भी अगर करते हैं तो बेहतरीन होता है। 2 तालिकाएं होती हैं भाई, एक तरफ वर्ष लिखा होता है, कितनी बढ़ रही है जनसंख्या, कितना उत्पादन हो रहा है, जिसका भी हो, तो ढंग के ऊपर डिपेंड करता है कि लोकप्रिय कैसे हो। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण सरल हो, आकर्षक हो, जो जनसाधारण के द्वारा ग्राह्य हो, जनसाधारण समझ सके, जनसाधारण ज्ञान प्राप्त कर सके तथा उसका उपयोग कर सके। आंकड़े का प्रेजेंटेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वह जनसाधारण के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके साथ ही साथ बेटा, इसके साथ ही साथ हम इन सांख्यिकी आंकड़ों को सारणी रूप में, टेबल के रूप में, चित्र के रूप में या ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण के कई ढंग हैं। सांख्यिकी आंकड़े समंक को हम चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से या सारणी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि ये आंकड़े हमारे लिए उपयोगी हों। प्रस्तुतिकरण, अब प्रस्तुतिकरण क्या है, वो भी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है बेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इसे अगर हम देखें और समझें और जानें तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। एक सबसे पहली बात इसके तरीके क्या हैं, ठीक है, इसके तरीके क्या हैं, ढंग क्या है, स्टाइल क्या है रिप्रेजेंटेशन के। तो भाई आप बता सकते हो, अभी आपने पढ़ा भाई, चित्र द्वारा, चित्र हो, ग्राफ हो, सारणी हो, टेबल हो, इसके द्वारा हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कई तरीके हो गए भाई आपके सामने, ठीक, ये तरीके हैं, ढंग हैं। अब अगर हम लोग बात करें, वही विधियां कह लो, तरीके कह लो, ढंग कह लो, अगर हम यहां बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है आंकड़े को प्रेजेंट करने का, जिनको हम इसका यूज किए, चित्र का, ग्राफ का, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है हमारे सामने सरल हो, ठीक है, समझ में आए, समझने में उपयोगी हो, एक बात। दूसरी बात है जानकारी मिलती हो, ठीक है, पठनीय हो। तीसरी बात है पठनीय हो, और तीसरी बात है कि सरल हो, सामान्य हो, ठीक है, ये आसान भी हो, ठीक, सब तक ग्राह्य हो। तो जानकारी वाली हो, जो पठनीय हो, सामान्य हो, आसान भाषा में हो, सरल हो, समझने में उपयोगी हो। इसलिए आंकड़ों को हम सरलतम रूप में प्रेजेंट करने के तरीके देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक टेबल मेथड होता है, तालिका विधि। अगर तालिका हम लोग बनाते तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तालिका के कितने प्रकार। तो जब भी हम तालिका पढ़ते हैं तो 1 गुण वाली तालिका होती है, 1 गुण हो सकता है तालिका में, 2 गुण हो सकता है तालिका में। गुण क्या है मैं अभी बता रहा हूं, 2 गुण हो सकता है, त्रिगुणीय तालिका हो सकती है, त्रिगुणीय हो सकती है, ठीक है, त्रिगुणीय तालिका हो सकती है। 1 गुण का मतलब है सिर्फ जनसंख्या की बात हो, जनगणना की बात हो। 2 गुण हो जनसंख्या के साथ साक्षरता हो। तीसरा गुण है जनसंख्या के साथ साक्षरता के साथ उसकी इनकम हो। तो 3 गुण जहां हो 3 शीर्षक बनेंगे, जनसंख्या है वृद्धि, साक्षरता है,
उत्पादन है या इनकम है, आय है। एक में है सिर्फ साक्षरता है, जनसंख्या वृद्धि, और अगर सिंगल गुण वाला है तो उसमें खाली जनसंख्या वृद्धि दिखा सकते हैं। इस तरीके से तालिका के भी कई पॉइंट बन जाते हैं। मान लो यहां सिर्फ दिखाई गई साक्षरता, ये हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, साक्षरता के साथ साथ वृद्धि भी दिखा दिया हमने, और यहां पर साक्षरता और वृद्धि के साथ साथ हम लोगों ने कहीं ना कहीं इनकम भी दिखा दी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये तरीके से हम लोग त्रिगुणीय तालिका भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारणी जो होती है ना, सारणी के हम लोग बहुत सारे रूप देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आपने देखा प्रस्तुतिकरण क्या है आंकड़े का। सारणी क्या है, सारणियन अर्थात टेबुलेशन, आंकड़ों का क्रमबद्ध जो प्रस्तुतिकरण है सारणी में है। विस्तृत अर्थ में अगर हम देखें तो सारणियन समंको मतलब डाटा, याद रखना डेटा, आंकड़ों को खानों तथा पंक्तियों में, खान समझ रहे हो, इस तरीके से ब्लॉक्स, ठीक है, या सीधे सारणी के रूप में हम देख सकते हैं। सारणी के रूप में कैसे भाई, ये सारणी बनी हुई है, सारणी के रूप में हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये पंक्ति वाला है, फिर इसके स्तंभ शीर्ष हैं, ऊपर तालिका नंबर है, फिर शीर्षक है, फिर स्तंभ शीर्षक है कि इसमें क्या लिखेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग सारणी के रूप में भी देख सकते हैं। अब ठीक है, पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत करें, खानों के रूप में प्रस्तुत। उदाहरण मैंने भी बताया, किसी देश की जनसंख्या, मान लो अपने देश की जनसंख्या है, तो इसमें बहुत सारी बातें आपको ध्यान देने की मिलती है। यह दंड आरेख है, क्या है, दंड के रूप में दंड आरेख। अब ध्यान दो, अगर इसके बाद जो भी पॉइंट आएगा, जितना आज हमको पढ़ना है, इसके बाद सेकंड आएगा उसके तरीके क्या होंगे, तो तरीके को हम लोग दूसरे सेशन में बात करेंगे। यहां पर हम लोग सारणी देखेंगे, उनको प्रेजेंट करने के ढंग देखेंगे, कहां क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये वाली क्लास इस पर डिपेंड रहेगी। आगे की क्लास हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से हम आरेख बनाएंगे, दंड आरेख बनाएंगे, ठीक है। आइए इन बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, यहां जो देखने को मिलता है कि ये जो टेबुलेशन है, ये जो आपने देखा नोट, ठीक है, 1981 से, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं टिप्पणी है। ये क्या है, टिप्पणी की गई है, टिप्पणी की गई है, ठीक है। इस आंकड़े पर, इस टेबल पर की गई टिप्पणी की हमको क्या दिखाती है, एक बात, ठीक है। इस तालिका में नंबर 1 में भारत की जनसंख्या को 1901 से 2011 के बीच में बढ़ती हुई जनसंख्या को स्पष्ट करता है। पहला पॉइंट है, ये जनसंख्या में वृद्धि को स्पष्ट करता है। कब से, 1901 से लेकर के 1911 तक, ठीक है। ये वर्ष है, ये जनसंख्या करोड़ में है। क्या ये बात समझ में आ रही है, निरंतर जनसंख्या के डेटा बढ़ता हुआ। इसी तालिका 1 में सरल और एक गुण वाली है। एक गुण का मतलब है सिर्फ जनसंख्या वृद्धि, अभी मैंने बताया, एक गुण वाली जनसंख्या वृद्धि, 2 गुण वाली जनसंख्या के साथ कोई दूसरा डाटा, साक्षरता मान लो, त्रिगुण वाली साक्षरता के साथ उसकी आय। तो एक गुण में सिर्फ एक बात की गई होगी तालिका में, ठीक है। तो यह एक गुण वाली है, एक ही गुण को दिखाया गया है। तालिका में मुख्य अंग पार्ट्स क्या होते हैं, आइए उनकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बात टिप्पणी लिखी जाती है, सोर्स क्या होते हैं यहां पर बात की जाती है, कहां से लिया गया, सेंसस ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, तो यहां से हो जाती है। एक गुण वाली है, एक ही बात प्रस्तुत है, उस गुण में हम लोग 10 साल के कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये तालिका, ये शीर्षक क्या है, ये तालिका, ये शीर्षक क्या है। तो सारणियन को बनाते समय इसके महत्वपूर्ण अंग हैं, कौन कौन सा, तालिका संख्या, टाइटल, स्तंभ शीर्ष, पंक्ति, तालिका के कार्य या वो, ठीक है, क्षेत्र, स्रोत क्या होते हैं, और पाद टिप्पणी। टिप्पणी और स्रोत को मैंने पहले भी बता दिया है, याद होना चाहिए। तो तालिका संख्या, ये ध्यान देना, सबसे ऊपर लिखा होता है। फिर किस शीर्षक की बात कर रहे हैं, शीर्षक, उपशीर्षक। शीर्षक क्या था कि उत्पादन कितना हो रहा है, वृद्धि कितनी हो रही, जनसंख्या वृद्धि। स्तंभ बगल वाला, फिर उसके बाद में पंक्ति शीर्षक, एक तो आगे वाला है जो वर्ष दिखा रहा है, और अगर हम लोग बात करें स्तंभ शीर्षक की, ऊपर का टाइटल, ठीक है। ऊपर का टाइटल का सेंस क्या है भाई, ये ऊपर के तालिका है, ये शीर्षक है, और ये स्तंभ शीर्षक है। इसे पंक्ति शीर्षक कहेंगे, इसे स्तंभ शीर्षक
के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। ये सारी बातें होती रहती है। ये बात आप स्तंभ शीर्षक, पांचवा पॉइंट स्तंभ शीर्षक, ये 5 चीजें आपको ध्यान देनी है। छठी चीज होती है कि ये आंकड़े कहां से लिए गए, तो सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, तो ये यहां से लिए गए आंकड़े हैं। फिर इसके बाद होती पाद टिप्पणी। इस पर टिप्पणी क्या की गई थी कि 1981 के असम के आंकड़े तथा 1991 में जम्मू कश्मीर के आंकड़े के अनुमान पर आधारित ये टिप्पणी भी की जाती है। ये बात ध्यान रखना है, आपको समझना है। बात समझ गए? तो ये बातें आपको ध्यान देने वाली है। क्या क्या मैंने कहा, तालिका संख्या है, अभी आपने देखा। शीर्षक भी होता है तालिका का, ठीक है भाई, तालिका शीर्षक मैंने देखा। स्तंभ शीर्षक आपने देखा। पंक्ति का शीर्षक जो बगल में थी। तालिका का क्षेत्रफल या काय आपने देखा। स्रोत देखा था, इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया था। और बाद में टिप्पणी भी की जाती, मतलब 7 पॉइंट थे। क्या थे बेटा? क्या थे बेटा? 7 पॉइंट थे। और 7 पॉइंट को आपने कैसे देखा था? तालिका का शीर्षक मतलब संख्या, कौन सी तालिका नंबर है, शीर्षक क्या है 2 नंबर। तीसरी बात आपके पास पंक्ति शीर्षक था। चौथी बात आपके पास तालिका का क्षेत्र था, स्तंभ था, ये 5वां पॉइंट था। छठा पॉइंट है वो सोर्स क्या है, स्रोत, इसको स्रोत कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद होती है कि इस पर टिप्पणी करो, टिप्पणी भी लिखी होती है। मैंने अभी बताया ये बातें टिप्पणी के रूप में लिखी जाती है। तो जब भी आपसे पूछे सारणीयन के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, स्रोत क्या है, तो आप इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए ये सारे पॉइंट तो हो गए। तो ये तालिका के प्रमुख अंग बहुत बार पूछे गए हैं, आपको टेबल बना करके बता देना है। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये बातें क्लियर है भाई? ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें एक बात तो ये करनी है बेटा कि इसमें पॉइंट क्या है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक तालिका को एक संख्या के रूप में देखा। तालिका संख्या 1 हमने लिखा था, ठीक है। तालिका नंबर 1 ऊपर लिखा था। एक बात ये हो गई, जिसका प्रयोग तालिका की पहचान के लिए किया जाता है। तालिका संख्या से क्या होता है, तालिका की पहचान होती है। किस तालिका की बात हो, अध्याय के लिए भिन्न भिन्न अध्यायों में, ठीक है, एक अध्याय के लिए या भिन्न भिन्न अध्यायों के लिए तालिका संख्या जरूरी होती है, अलग अलग हो सकती है। भाई एक तालिका बता रही जनगणना को स्त्री पुरुष अनुपात, दूसरी तालिका वृद्धि दर बता रही है, ये बात क्लियर हो सकती है। इसलिए पहचान के लिए तालिका का संख्या देना बहुत जरूरी होता है। फिर बात है संक्षिप्त शीर्षक जरूरी है। अभी आपने शीर्षक देखा था, किस तरीके से आपने शीर्षक देखा कि ये जनसंख्या के आंकड़े हैं, वो भी भारत के। तो छोटा शीर्षक नहीं, बड़ा सा, कि वृद्धि दर को दिखाने वाले आंकड़े उत्पादन को बताते हुए ऐसे नहीं लिखना है। छोटा शीर्षक हो, घनत्व, भारत की जनसंख्या का घनत्व, भारत की जनसंख्या का क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, भारत की जनसंख्या में लिंगानुपात, ऐसे। गेहूं के उत्पादन के आंकड़े, रबी के फसल के आंकड़े, ऐसा लिख सकते हो। होने वाली आय, ठीक है, आय में वृद्धि, ऐसा लिखा जा सकता। छोटे आंकड़े हो, छोटे शीर्षक हो तो बढ़िया होता है, ठीक है। स्तंभ शीर्षक, छोटे उप शीर्षक भी बनते हैं, सब टाइटल भी बनते हैं। कुल जनसंख्या, जैसे एग्जाम्पल देखो, स्त्री पुरुष की जनसंख्या, ये छोटे टाइटल हैं। तालिका की प्रत्येक पंक्ति का एक शीर्षक होना। तो एक तो बात है संख्या हो, दूसरी बात है शीर्षक हो, शीर्षक छोटे हो। ये बात यहां क्लियर की गई है। अब देखो तालिका 1 में क्या था, तालिका 1 में पंक्ति का शीर्षक, ठीक है, वर्ष के रूप में दिए गए हैं। शीर्षक क्या है, पंक्ति का शीर्षक वर्ष के रूप में था, 1991 से लेकर के 1901 से 2011 तक। तालिका का काय या क्षेत्र आपने देखा था, कितने कितने वृद्धि हो रही, कितने करोड़ लोग वृद्धि हो रही किनारे की तरफ। तो वो किनारा जो था वह कहीं ना कहीं मुख्य भाग था, इसमें आंकड़ों को लिखा जाता है। उदाहरण के लिए तालिका 1 में दशक के अंतराल पर भारत की कुल जनसंख्या को दिखाया गया था, कुल जनसंख्या कितनी बढ़ रही थी ये दिखाया गया था। तालिका के नीचे आंकड़े के स्रोत बताए जाते हैं कि भाई सेंसस कहां से है, ठीक है। और बाद में वो टिप्पणी की कुछ विशेषता भी बताई जाती, आपने अभी देखा था, ठीक। तो अगर आपको यहां देखना हो तो ये जो जनसंख्या है ना, ये उसके क्षेत्र को बताता है, ये टाइटल को बताता है,
ठीक, अगर इस पर हम तालिका संख्या 2 डाल दें, 2 नंबर डाल दें, 3 नंबर डाल दें, तालिका कितनी है, टेबल नंबर क्या है, तो आपको इस रूप में देखना होगा। एक ये हो गई, ये पंक्ति का शीर्षक है, पंक्ति को बताता है। मैं कह दूं ये लिया गया 2001 से 2011 का आंकड़ा भारत के सर्वे से लिया गया है, तो वहां पे वो पाठ शीर्षक हो जाएगा, नीचे लिखा होता है, स्पेशल टिप्पणी भी लिखी होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होती। अब देखो इसी के आधार पर अगर हम आगे बढ़े तो एक पॉइंट और मिल जाता है कि ये उल्लेख किया जाता है नीचे की तरफ उसके उद्देश्य पाठ शीर्षक में। ऐसे भी आंकड़े बहुत बहुत प्रस्तुत किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर। अगर अमेरिका का है, भारत का, तो उसके झंडे बना करके हमने कह दिया गया भाई चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर इंडिया की है, फिर ऐसे यूएसए की है, इंडोनेशिया की है। तो इनको प्रस्तुत करने के लिए हम लोग कलर का भी यूज करते हैं, सिंबल का भी यूज करते हैं। आइए इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तालिका की कितनी विधि होती है प्रेजेंटेशन की, तालिका प्रेजेंटेशन की विधि कौन है, तो रचना के आधार पर तालिकाएं कई प्रकार की। मैंने कहा 1 गुण वाली, खाली भारत के आंकड़े जनसंख्या के, फिर कहा गया 2 गुण वाली, 2 हो स्त्री पुरुष जनसंख्या दिखाई गई हो, फिर कहा जाएगा जैसे तालिका नंबर 1 त्रिगुण वाली भी होती है, ठीक है, स्त्री हो पुरुष हो इनकी जनसंख्या अलग अलग कर दी जाए, और बच्चे हो ये भी हो, ठीक है। वर्ग के आधार पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर अगर कर दिया जाए, ठीक, धर्म के आधार पर, तो वो भी बहुत सारे वाले हो जाएंगे। तो 1 गुण वाली, 2 गुण वाली और कई गुण वाली भी सारणी हो सकती है। तालिका संख्या 1 गुण वाली सिर्फ जनसंख्या दिखाया गया है, सिर्फ जनसंख्या की बात की गई है। चित्र संख्या अगर तालिका संख्या 2 देखे तो 2 गुण वाली है, साक्षरता भी है वहां और जनसंख्या भी है, साक्षरता भी है और जनसंख्या भी है। इसे आप देख सकते हैं कहां पे, ये देखिए साक्षरता भी है और यहां जनसंख्या भी है। तो एक बात तो जनसंख्या को दिखा रही है, ये देखो, ठीक, ये जनसंख्या वाली है, ये साक्षरता 2 गुण वाली हो गई। तालिका संख्या ये क्या है, 2 गुण वाली है। तो अर्थात तालिकाएं भी 2 प्रकार की हो, 1 गुण वाली जिसमें सिर्फ मान लो जनसंख्या हो, खाली साक्षरता हो, एजुकेशन हो। लेकिन जब दोनों को एक साथ प्रेजेंट करेंगे, पुरुष हैं स्त्री हैं कुल हैं, तो उसे हम लोग द्विगुण वाली कहते हैं। ठीक, यहां देख लो, ठीक है, वही बात है कि 91 से लेकर 2000 के बीच में आंकड़े दिखाए गए जहां जनसंख्या और साक्षरता, इसलिए 2 गुण वाली। जब 2 से अधिक गुण हो, तथ्य हो, तो उन्हें हम त्रिगुण वाली भी कहते हैं। मान लो जनसंख्या है, साक्षरता है, हमने कहा वृद्धि दर, तो वृद्धि दर त्रिगुण वाली हो जाएगी। ये सारणीय मेथड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो तालिका निर्माण के गुण क्या होने चाहिए, क्या ध्यान देनी है, बहुत विशेष बात, कुछ विशेष बातों को ध्यान दीजिए, फटाफट याद रखिए। तालिका का शीर्षक सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। पहली बात है शीर्षक ऊपर हो और मध्य में लिखें। क्या शीर्षक है? तालिका को सुस्पष्ट, क्रमबद्ध और पढ़ने योग्य बना ले। पढ़ने योग्य हो, यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तालिका का शीर्षक हो, पढ़ने योग्य हो, तालिका ऐसी हो जिसके द्वारा आंकड़े की तुलना संभव हो सके। क्या की जा सके बेटा? आंकड़ों की तुलना की जा सके, स्पष्ट लिखा हो। जिन संख्याओं या आंकड़ों पर जोर देना है उन्हें मोटे दोहरी रेखाओं में अंडरलाइन किया जाए। तो एक तो अंडरलाइन किया जाए, ऊपर की तरफ शीर्षक भी लिखा हो, यह ध्यान देना है, साथ ही साथ वो पढ़ने योग्य हो। तालिका में उपशीर्षक भी दिया जाता है, ठीक है, यथासंभव जहां जरूरत हो। यदि कोई प्रवृत्ति शून्य है तो स्पष्ट किया जाना चाहिए, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अनुस्पष्ट रहने पर स्पष्ट नहीं की जा सकती है। तालिका के नीचे आंकड़ों के स्रोत, टिप्पणियां भी होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा? शीर्षक हो, छोटे शीर्षक हो, उपशीर्षक हो, स्पष्ट हो, आंकड़े को कंपेयर करने का गुण भी होना चाहिए, ऐसे स्पष्ट हो। एक बात तो ये। फिर उसके बाद कहा जाता है नीचे टिप्पणी हो और स्रोत हो। मैंने अभी लिखा कि जो आंकड़े थे वो कहां से लिए गए? सर्वे ऑफ इंडिया से लिए गए आंकड़े थे। तो जब भी आप तालिका का निर्माण करें आंकड़ों को प्रेजेंट करने के लिए, ये 7-8 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो जो अंतिम बिंदु ये बात बताई जा रही है, समंकों या चित्रों द्वारा अबिंदु रेखीय प्रदर्शन क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो डायग्राम के रूप में हम कैसे प्रेजेंट करें, ये बात ध्यान देनी है। समंकों मतलब डाटा, समंकों का मतलब है डेटा, ध्यान देना। चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्या क्या? अर्थपूर्ण हो, रोचक हो, उनकी विशेषता बताने वाले हो। जैसे अभी हमने चित्र प्रस्तुत किया कि भाई चित्र बनाओ,
अमेरिका का अगर जनसंख्या का डाटा है तो अमेरिका का झंडा लगा दिए, भारत का है तो भारत का झंडा लगा दिए उसी वृत्त में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, तो अर्थपूर्ण हो जाता है। विभिन्न प्रकार के समंक हैं, बहुत सारे डेटा हैं, चित्र का प्रयोग कर लो, ठीक है, प्रभावी हो जाएगा। मैंने चित्र का प्रयोग करके बताया। चित्रों के माध्यम से तथ्यों को एक नजर में समझने में आसानी हो जाती है। किसमें आसानी होती है? समझने में। चित्र ही बनते हैं तो उससे आकर्षक हो जाता है कोई भी गणना, त्रुटियों का पता लगाने में भी आसानी होती है। ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है चित्रमय प्रदर्शन का सांख्यिकीय विधियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चित्र मैंने क्या स्पष्ट किए थे? मैंने चित्र बनाया था, जरा देखो इसे, गौर फरमाओ, ये चित्र ही तो था, यहां कुछ नहीं है, ठीक है भाई। ये चाइना का सिंबल, तो मैं देखने नहीं गया कि चाइना है, देखने नहीं गए भारत है, मैंने नहीं देखा कि यूएसए, झंडे को ही देख करके पता चल गया कि ये झंडा, ये फ्लैग कहाँ का है। तो इसलिए चित्र हो, आंकड़े हो, डेटा भी स्पष्ट लिखे हो, चित्रों के साथ, रंगों के साथ चीजों को प्रस्तुत करना बहुत बेहतर कहलाता है। ये बात हो गई आपकी इसकी, चित्रों का प्रयोग। फिर है चित्र संरचना के सामान्य नियम क्या है, जरा देखते हैं। भाई देखो, अगर मैंने कहा राजस्थान, तो राजस्थान 180% में बनाया हूं, कलर चेंज कर दिया। अगर मैंने मध्य प्रदेश बनाया है तो मैंने येलो में कर दिया। मैंने बिहार बनाया है तो मैंने बिहार को ग्रे कलर में कर दिया। अगर यही उत्तराखंड की बात है, पंजाब की बात, तो मैं अलग, एक ही जगह पे अलग अलग चित्रों का प्रयोग करके आंकड़ा प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। रंग का यूज, चित्र का यूज, डेटा का यूज, अंकों का यूज। ठीक, चलिए फटाफट देखते हैं। चित्रों का प्रदर्शन सरल हो, सुस्पष्ट हो, असंबंधित विवरणों का प्रवेश ना हो, ध्यान देना, ऐसे विवरण ना हो जो असंबंधित हो, ठीक है। चित्र संरचना में कुछ सामान्य नियम देखते हैं, क्या है वह नियम, आइए एक एक करके देखते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तालिका होती, सारणी होती, सारणी में एक सारणी, द्विगुण सारणी, त्रिगुण सारणी होती है। सारणी में शीर्षक होता है, सारणी में स्रोत होते हैं, सारणी में पंक्ति होती है, सारणी का क्षेत्र होता है। ये बात क्लियर हो जानी। सारणी का शीर्षक छोटा हो। अब हम ये सीख रहे हैं समंकों को प्रस्तुत, डाटा को प्रस्तुत करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, आइए उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि उपयुक्त चित्र हो। क्या हो? चित्र उपयुक्त हो। समंकों के चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन करने के लिए चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है भाई। समंकों को किस प्रकार चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है, यह सांख्यिकीय तकनीकी होती है। देखो यहां अगर मैंने कहा यहां दो आंकड़े एक साथ दे दिए गए, मान लो राइस भी है, गेहूं है और चावल है, तो एक तरफ गेहूं एक तरफ चावल, दोनों को एक साथ प्रदर्शित किया, लेकिन कलर अलग कर दो, समझ में आ जाएगा। एक जगह ये लिखा है भाई 2004 से 9 को दिखा रहा है, और अगर ये मेरे नीले वाले के बगल में अगर नारंगी वाला है तो नारंगी वाला 2009 से 2014 दिखा रहा है, ठीक। एक राइस को दिखा रहा है, एक बीट को दिखा रहा है, राइस को दिखा रहा है, माइजे को दिखा रहा है, अलग अलग आंकड़े हैं। तो इस रूप में हम लोग चित्रों का उपयोग करते हैं। उचित चित्र का चुनाव जरूरी है, क्योंकि उसकी प्रकृति, उसका प्रदर्शन, उद्देश्य, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य, ये सब कुछ निर्भर करता है एक चित्र पर, ठीक है। और इसके बाद में एक बात आती है कि इन्हीं के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रदर्शन। मौलिक समंकों का जिस आधार पर चित्र बनाया जा रहा है, प्रदर्शन जरूरी है, ठीक है। निकटतम प्रयास किया जाना चाहिए कि एक साथ अवलोकन करने पे कहीं गलतफहमी न हो, इसलिए जरूरी है चित्र, ठीक है। मापदंड हो, मापदंड निर्धारित करता है कि किस प्रकार से उन्हें स्पष्ट किया जाए, कितने औसत में बढ़ रहे हैं आंकड़े, कितने औसत में जनसंख्या बढ़ रही, ये बात वहां क्लियर हो जानी चाहिए। उसी आधार पर कागज लिया जाता है जिसपे हमको आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं। आगे देखिए, शीर्षक एवं शुद्धता। शीर्षक बहुत जरूरी है, अगर शीर्षक नहीं है तो दिक्कत हो जाए। उचित शीर्षक जरूरी है, छोटे शीर्षक जरूरी है, बड़े नहीं, कथा नहीं कहनी उसमें। चित्र किन तथ्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं, छोटे शीर्षक, घनत्व है, जनगणना है, ठीक है, वृद्धि दर है, उत्पादन है, किसका उत्पादन है, छोटे शीर्षक होने चाहिए। ज्यामितीय आकृतियों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन उनकी माप और अनुपात हिसाब से हो, ये बात ध्यान देनी होती है एक शीर्षक बनाते समय। लास्ट है संकेत। क्या है, किन रंगों का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा। मैंने भी कहा इंडिया का झंडा, तो भाई इंडिया का वहां डेटा होगा। ब्लू है तो जाहिर सी बात है वो वाटर बॉडीज है, ठीक है। ग्रे कलर में है तो जाहिर सी बात है पर्वत है,
क्लियर है? हरा हरा है तो लग रहा है खेत है। ये ज्योग्राफी में भी यूज होता है, कहीं का भी आंकड़ा हो तो में चित्र का संकेत का उपयोग होता है। अब ध्यान दीजिए एक महत्वपूर्ण बात कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का एक नमूना मैं लेकर के आया हूं। ये अभ्यास प्रश्न है। पूछा जाता है तालिका के मुख्य अंग क्या है? शीर्षक है, छोटे शीर्षक है, पत्ती है, सोर्स है, ये बातें वहां लिख सकते हैं। फिर है आप संकेत में चित्र में प्रदर्शन से क्या समझते हैं? तो लास्ट में जो भी हमने डिस्कशन किया, रंग हो, शीर्षक हो, तालिका हो और किस प्रकार से उनका यूज होता है, यहां से आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसलिए ये पूरी की पूरी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।